हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विकास शेखे रफ़ीक। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन के बारे में होने वाली है। कि आप लोगों के बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मेरी मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग कि आपने अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन कैसे की, उसमें कैसे कैसे आपने क्या किया। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके अपनी बाइक के बारे में पूरी डिटेल दे सकूँ, अपनी मॉडिफिकेशन के बारे में। और मैं इस वीडियो में अपनी बाइक की जो पूरी मॉडिफिकेशन को तो कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसकी जितनी भी जो पूरी फीचर लिस्ट है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। और अगर मैं सारे उसकी फ़ीचर को अगर कवर करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं उन्हीं खास खास फीचर्स पे आपको टॉपिक पर आपको इस वीडियो को बेस्ड करूँगा, जिसके बारे में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछे हैं और जिससे सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा नाम विकास है। मैं आपको बिहार से हूँ, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। और बहुत से लोगों का अक्सर मुझे यही मैसेजेस आता है कि आपकी मॉडिफिकेशन की शॉप कहाँ है, या बाइक कहाँ पे मॉडिफाइड करते हो, आप कहाँ पे मॉडिफाइड करने के लिए हम अपनी बाइक को लेकर के आएँ, या आप पार्ट कहाँ से परचेज़ करते हो। तो देखो गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मैं काम करता हूँ अपनी मॉडिफिकेशन वगैरह, ये बस एक्चुअली मेरी हॉबी है। मैं आपको कोई मेरी मॉडिफिकेशन की शॉप नहीं है, ना मैं दूसरों की बाइक मॉडिफाइड करता हूँ। इवन कि मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है। मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया इसकी मॉडिफिकेशन करने के लिए। मॉडिफिकेशन को देखने के बाद बहुत से व्यूअर्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, या आपने इस तरह की मॉडिफिकेशन करना कहाँ से सीखा है। तो गाइज़, मैंने ये सब मॉडिफिकेशन करना कहीं से सीखा नहीं, और ना ही मैं कोई इंजीनियर हूँ। अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैंने सिर्फ इंटर तक की ही पढ़ाई की है। इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस में आ गया था, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मेरा बिजनेस है। और उस बिज़नेस का मेरे इस हॉबी से कोई भी लेना देना नहीं है, वो दोनों ही बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये मैं बस अपने शौक के लिए करता हूँ कि मुझे इस तरह की मॉडिफिकेशन करना, प्रोजेक्ट करना अच्छे लगते हैं। तो आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि जब मैंने इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं की है, इंजीनियरिंग नहीं की, तो मैं ये सब करना कहाँ से जानता हूँ। तो देखो गाइज, होता ये है कि कुछ हम लोग के भीतर एक बॉर्न टैलेंट होता है, जिसे हम गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग बचपन से ही अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, बहुत से लोग बचपन से ही अच्छी अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, कुछ डांस कर लेते हैं, या बहुत से लोग को गाना बचपन से अच्छा से आता है। तो उनकी जो माइंड होती है ऐसी कि पहली तो वो उनकी हॉबी होती है, दूसरी कि उन चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से मेरे अंदर एक आपको हॉबी थी कि मुझे बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैं बचपन से ही इस तरह के मॉडिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स किया करता था। तो मैं खुद से ही अपने इस प्रोजेक्ट पे, इन चीज़ों पे ध्यान देते थे, तो मैं अपनी स्किल को इस लेवल पे डेवलप कर पाया हूँ। लाता हूँ तो देखिए, जितनी भी पार्ट्स मेरे बाइक में आपको लगे हुए रहते हैं, वो सारे के सारे पार्ट जो मैं खुद बनाता हूँ, मैं कहीं से परचेज़ नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें मैंने परचेज़ करके लगाया है, जैसे कि आप ये हैंडल बार के स्विचेस देख रहे हैं, ये गियर लीवर्स वगैरह देख रहे हैं। ये सब पार्ट्स मैंने आपको परचेज़ किए हैं। लेकिन बहुत से पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें परचेज़ करके मॉड करना पड़ता है, अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे कि आप ये मिरर को देख पा रहे हैं कि ये मिरर तो आपको फेज़र के हैं, बट यहाँ पे आकर के ये पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। ये इस पार्ट को मैंने खुद अपने से डिज़ाइन किया है इसके हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेटल बूस्ट टाइप का लगा हुआ है, और इसे मैंने खुद अपने से इस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है। और जो मेरी आपको जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो यही आपको वर्कशॉप है। जो इतना सा स्पेस आप देख पा रहे हो, ये आपको 3 फीट बाय आपको यहाँ तक का स्पेस है। आपको बस यही स्पेस में मैं काम करता हूँ। ये तो बहुत छोटी जगह है, आपको 1 फीट भी नहीं पूरेगी, आपको 8 इंच की जगह है। बस इतने सी जगह में मैं काम किया करता हूँ, क्योंकि मेरी जो घर है उसके बाहर आपको मेन रोड है। सो मैं अपनी जो कार है आपको वहाँ पे बाहर लगा नहीं सकता हूँ, वह बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। तो मैंने जो आपने शुरू से मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन वगैरह देखी होगी, वो सारी की सारी मॉडिफिकेशन आपने इसी जगह पर ही देखी होगी। मेरी बाइक हमेशा यहीं पे रहती है, और मैं यहीं पे बाइक की जो मॉडिफिकेशन की काम करता हूँ। तो जो इतने टाइट स्पेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। और जो लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि आपने अपनी बाइक पे जो मॉडिफिकेशन किया है उस पर आप एक DIY वीडियो बनाओ। तो प्रॉब्लम देखो गाइस, ये होती है कि मेरी बाइक की जो मॉडिफिकेशन है वो किसी DIY टाइप की नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग क्या ने यूट्यूब में देखा होगा कि वो कहीं से बाइक की कोई लाइट लाते हैं, या कोई बॉडी किट लाते हैं, या कोई आपको सामने की वाइज़र या विंगलेट वगैरह बाहर से ला करके, या बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं, ये सब आपको लीवर वगैरह या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो अली एक्सप्रेस या बैंगलुरु से वो परचेस करके मंगवाते हैं, और अपनी बाइक में आपको इंस्टॉल करना सिखाते हैं कि आप उसे कैसे अपनी बाइक में लगा सकते हो। या फिर किसी तरह से वो जुगाड़ करके कुछ एक्स्ट्रा फिटमेंट आपको बाइक में करके दिखा देते हैं, कि जिनकी वीडियो बनाना आपको 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो में वो पूरी चीज़ आपको बना के दिखा देते हैं। तो उस टाइप की मेरी मॉडिफिकेशन नहीं है गाइस। मेरी जो मॉडिफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल की मॉडिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं कौन से पार्ट यूज़ करूँगा। पहले तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि बस मुझे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे ये चीज़ को बनाना है, और वो कैसे बनेगी, उसमें क्या पार्ट्स लगेंगे, वो कुछ डिसाइड नहीं होता है। बस जैसे मुझे अपना समझिए आपको जुगाड़ मिलते जाता है,
उस हिसाब से मैं काम आगे करता जाता हूँ। और मेरी मॉडिफिकेशन में देखिए आपको 2 तरह के पार्ट्स यूज़ होते हैं। पहले जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो उन्हें मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, और सेकंड जो पार्ट्स होते हैं वो आपको नॉन कॉमन पार्ट्स होते हैं। तो नॉन कॉमन पार्ट्स का कहने का मतलब ये है कि वो जो पार्ट्स आपको है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते या आपको अवेलेबल ही नहीं होते हैं। नॉन पार्ट्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे होता क्या है कि मैं अक्सर इलेक्ट्रॉनिक के स्क्रैप यार्ड जाते रहता हूँ। मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप यार्ड घूमने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे मैं अपनी काम की चीज़ें खोजता रहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे मिल जाए जिससे लगा कि हाँ मैं उसे वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। उस तरह की चीज़ें खोजता रहता हूँ, और अगर मुझे कोई वहाँ पे कोई चीज़ दिख जाती है तो मैं उसे ले आता हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि इसे मुझे कहाँ पे लगाना है या कैसे लगाना है, उसके हिसाब से कैसे पूरी की पूरी डिज़ाइन तैयार करनी है। मैं एग्जांपल के रूप में आपको जैसे दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ की जो स्विच देख पा रहे होंगे, मेरी हेड अप डिस्प्ले की वॉल्यूम स्विच है ये यहाँ पर। तो इसको बनाने के लिए मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये चीज़ तो मैंने बनाया हुआ है आपको, बट ये जो पार्ट्स है ये मैंने आपको एक पुराना थॉमसन का मेरा टीवी का रिमोट था, वो आपको 90s की टीवी थी, तो उसके रिमोट का ये वॉल्यूम स्विच था आपको प्लस माइनस का। तो इस वॉल्यूम स्विच पे मैंने सोचा कि इससे बनाना है, तो मैं वॉल्यूम स्विच के लिए ऐसे कौन सा बटन लगाऊं जो दिखने में बहुत अच्छा लगे, जुगाड़ टाइप का नहीं लगे। तो अचानक मेरे ध्यान उस रिमोट पे पड़ी, तो मैंने सोचा कि इससे मैं काम पे ले सकता हूँ। फिर इसके हिसाब से मैंने इसका ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि ये तो मैं तैयार नहीं कर सकता पर इसे मैं तैयार कर सकता था। तो इसके हिसाब से मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया। और इसी तरह से बहुत चीज़ इस बाइक में ऐसी लगी हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि आप ये हाई आरपीएम का लाइट देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों मेरे ये हाई आरपीएम का लाइट बनाने के लिए क्या था कि मेरे माइंड में था कि V2 में ऐसी सिस्टम होती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती। बट प्रॉब्लम मुझे ये आ रही थी कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस टाइप का डिज़ाइन दूँ लाइट का ऐसे करके। जैसे कि मैंने R1 में देखा था, यहाँ पे गोल्ड टाइप का रहता है, आपको 2007 के मॉडल में यहाँ गोल्ड टाइप का आपको लगा हुआ रहता है, राउंड टाइप का उसके हाई आरपीएम लाइट। तो मुझे वो सा टाइप के डिज़ाइन आ रहे थे। बस अचानक मेरी नज़र जो है आपको इस वाले लाइट पे पड़ गई। मेरी पुरानी कॉम्पैक्ट की एक CPU थी, उसकी ये आपको डिफ्यूज़र आप कह सकते हैं, पूरी लाइट नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक का इतना बड़ा पार्ट है, डिफ्यूज़र है ये। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ही मैंने इसे देखा तो मुझे आइडिया आ गया कि मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और फिर मुझे V3 की आपको वो हाई आरपीएम लाइट की याद आई कि V3 में भी इसी टाइप का आपको प्लास्टिक एक स्क्वायर ही लाइट लगा हुआ है। तो उसके हिसाब से मैंने फिर इसके हिसाब से पूरे इसको डिज़ाइन किया। जी हाँ गाइस, आप ये मत सोचना कि इसके हिसाब से ये है, इसी के हिसाब से पूरी की पूरी ये डिज़ाइन हुई है कि मैंने पूरे इसको डिज़ाइन किया है। और इसको डिज़ाइन करने के पहले मुझे ये चीज़ माइंड में सबसे बड़ी बात रखनी थी कि इसकी डिज़ाइन जो है आपको इससे मैच खानी चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि मैं इसके डिज़ाइन आपको बना लूँ और इसके बाद जब मैं इसमें इसे जोड़ने जाऊँ तो ये दोनों का डिज़ाइन आपको अच्छा नहीं लगे दोनों अलग ही चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी डिज़ाइन मैच, जैसे कि दोनों की सिमिलरिटी देखिए क्या है कि इसकी डिज़ाइन जैसे कि इस टाइप से यहाँ फ्लो हो रही है, तो ये आपको यहाँ से फ्लो हो रहा है, और जितनी मोटी इसकी मार्जिन आपको है उतनी मोटी मार्जिन इसकी भी साइड की मार्जिन मैंने दी हुई है। और अगर ये नहीं होता तो इसकी डिज़ाइन इस तरह से आके ऐसे करके होती, इस एक आप कह सकते हैं अलग टाइप की शेप होती है, इस टाइप की शेप में होती, तो उसे मैंने डाइन में रख के इस टाइप की शेप को बनाई। तो इसी तरह से बहुत से पार्ट्स मेरे बाइक में ऐसे हैं जो कि मैं खुद बनाता हूँ। अब जैसे और भी कुछ पार्ट दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये स्विच देख पा रहे होगे, ये स्विच जो है मेरी बाइक की इलेक्ट्रॉनिक मिरर की स्विच है। तो यहाँ से दिखने में ये फुली फैक्ट्री लुक लगती है कि लगती होगी कि मैंने कहीं से ये परचेस किया है, बट ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ से देख के पूरी स्टोरी समझ जाओगे कि इसे मैंने किस हिसाब से जुगाड़ से आपको बनाया है। तो ये जो प्लास्टिक की स्विच है, ये मेरे पास एक पुराना आपको गेम कंट्रोलर था, तो उसमें ये इस टाइप के 2 स्विच लगे थे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड आपको लगे हुए थे 2 स्विच। तो ये जो मैं बाइक में भी एक नई फीचर लगाने जा रहा हूँ, उसके ECU का स्विच है, आप देख पा रहे होगे, ये उसका ECU। यही डिवाइस को मुझे उसमें फ़िट करनी है अपनी बाइक में, इसीलिए मैं उसे पूरी बाइक को अपनी खोला हुआ हूँ, इसे इस आपको इंस्टॉल करना है। और बहुत से लोगों को, जैसे कि मैंने बहुत से लोगों जब उससे पूछा था कि अपनी बाइक की कुछ पिक्स भेजिए मॉडिफिकेशन की, तो मैंने उनके अपने एक दो डिज़ाइन किए हुए थे CPU उसके ECU वाले के, तो पिक भेजे थे। तो उनको ये जो ये स्टिकर देख के लग रहा था कि यार मैंने कहीं से परचेस किया हुआ है, कि आप स्टिकर हटा के क्यों नहीं दिखाते हो, सबको लगता है कि मैंने कहीं से परचेस कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो स्टिकर है इनकी कोई मतलब नहीं बनती, ये मैं बस ऐसे ही लगा देता हूँ कि दिखने में बहुत बहुत स्टैंडर्ड लगते हैं, कि जब मैं बाइक खुद भी खोलता हूँ तो खुद को भी देखने में लगते हैं ऐसे कि हाँ भाई कुछ प्रीमियम अंदर से कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं। बाकी आप स्टिकर देख पाओगे, मेरे एक पुराने प्रिंटर के स्कैनर के ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ था, तो मैंने इसे हीट गन से निकाल करके इसे इस पर चिपका दिया। और इसकी जो बॉक्स वगैरह ये सब है, तो ये मेरे फ़ोन का था, गैलेक्सी आपको 7 एज मैंने लिया था फ़ोन, तो उसका बॉक्स था, उसी के बॉक्स में इसी टाइप की प्लास्टिक रहती है लगी हुई, तो उसी के प्लास्टिक को मैंने काट करके अपनी सारे जो इसके अंदर जितने देख पा रहे होंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स इसी के अंदर डाल के रखे हुए हैं। और इसी टाइप से मैंने देखिए एक सेकंड स्विच ये है भी आपको,
ये आपको मिरर के स्विच ये वाले हैं, तो एक लेफ्ट में लगता है एक राइट में लगता है। दोनों की जो डिज़ाइन है मैंने सेम ही बनाई है, बस अंतर ये है कि पुश स्विच है और वो टैक्टाइल स्विच पे आपको। और इसकी ये जो पार्ट है ये मैंने आपको एक प्रिंटर से निकाली थी। प्रिंटर के आपको स्कैनर जो होता है उसकी व्हील है ये, जो स्कैनर को आपको आगे पीछे चलाता है। इस मॉडिफिकेशन को करने में मुझे टाइम भी अच्छा खासा लग गया, क्योंकि मेरे पास देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। सो जो मेरे पास जो अगर मुझे ऑफिस से आने के बाद जो भी मुझे टाइम मिलते थे अपने फैमिली के लिए या अपने पर्सनल के लिए, उससे मैं आपको 1 या 2 घंटे टाइम निकाल के अपनी मॉडिफिकेशन में लगाया करता था। क्योंकि देखिए मेरी मॉडिफिकेशन में टाइमिंग की सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए भी हो जाती है कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वो फिनिशिंग के साथ करना चाहता हूँ, कि मैं ज़रा सा भी एक डाउट नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि दिखने में ज़रा से भी वो भद्दा टाइप का लगे, कि लोगों को देख के ऐसा लगने लग जाए कि ये बनाया हुआ इस तरह से है। क्योंकि आप ये जो इसका हेड अप डिस्प्ले का ये कवर देख पा रहे होंगे, इस कवर की जो शेप मैंने ये यहाँ से ये शेप बनाई, इस कवर की ये शेप बनाने में मैंने 4 बार कोशिश किया इसके शेप बनाने में। कहीं कोई यहाँ से हल्का सा ज़्यादा बेंड हो जा रहा था, कहीं हल्का सा यहाँ कट हो जा रहा था, या कहीं से हल्का सा फूल जा रहा था। तो 4 मैंने इस चीज़ को बदला है, तब जाके ये परफेक्ट शेप जो आप देख पा रहे हो, तब जाके ये परफेक्ट शेप में इसे उतार पाया हूँ। तो इसी तरह से जितनी भी मेरी मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ, मैं सबसे बड़ी यही कोशिश रहती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे आप कह सकते हो वो है फिनिशिंग की। क्योंकि जब तक आप उस किसी चीज़ को फिनिशिंग नहीं दोगे तो वो फिर चीज़ वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपकी मेहनत सारी कोई काम की नहीं रह जाती है, फिर वो दिखने में जुगाड़ लगने लग जाता है। तो दोस्तों बहुत से व्यूवर्स का मेरा ये भी क्वेश्चन था कि आपके बाइक की पीकेई सिस्टम के बारे में, कि आप उस पर कोई वीडियो नहीं ला रहे हो, आप कोई अपडेट आप अपलोड नहीं कर रहे हो उसके बारे में। तो देखो गाइस, प्रॉब्लम ये थी उसमें कि उसकी जो की फॉब थी, उसकी जो बैटरी है वो रैंडमली डाउन हो जा रही थी। 2 से 3 दिन में उसकी जो बैटरी आपको डेड हो जा रही थी। और उसके डेड होने का प्रॉब्लम भी ये था कि देखिए वो जो है आपको लगातार हर 2 सेकंड में आपको एक पल्स आपको सेंड करता है, कि अगर मैं बाइक के 4 फीट के रेडियस में रहा तो वो पल्स मेरे बाइक की जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेती है, तब मेरी बाइक की इग्निशन ऑन होती है। तो इस थ्योरी पे वो काम करता है। सो इस कारण से जो उसकी जो की फॉब की जो बैटरी है वो लगातार आपको यूज़ में रहती है, इस कारण उसकी बैटरी डाउन हो जा रही थी। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि देखिए अभी मेरी बाइक की जो हैंडल बार है उसे अनलॉक करने के लिए मुझे फिजिकल की ज़रूरत पड़ती है। वो जो मैंने की फॉब है वो बस मेरी बाइक की इग्निशन ऑन करता है, बाकी मुझे हैंडल बार को लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक की लॉक सिस्टम बना रहा हूँ, तो वो सिस्टम मैंने रेडी कर लिया। और रेडी करके जब मैंने इसमें इंस्टॉल किया था तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था। बट प्रॉब्लम बस यही आ गई थी कि वो इसकी जो बैटरी है वो एक बैग रेंडमली डाउन हो चुकी थी। तो इसके कारण जो मेरी बाइक की जो हैंडल बार है वो लॉक हो गई थी, फिर वो खुल नहीं रही थी। मैं घर पे था, मैं कहीं बाहर बाइक को लेके गया नहीं था। इस कारण से मैंने तुरंत दूसरी सी बैटरी लगा के जब उसमें देखा तो फिर मेरी बाइक की जो हैंडल बार है तब उसकी हैंडल बार अनलॉक हुई। इसलिए मैंने जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक की लॉक सिस्टम है उससे अभी हटाया हुआ हूँ, और हटा के जो नॉर्मल इसकी की लॉक थी उसे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मुझे जो उसकी की फॉब है उसकी बैटरी के इशू को मुझे पहले फिक्स करना पड़ेगा, तब मैं उसे 100% यूज़ कर पाऊँगा। और जैसे कि बहुत से जो व्यूवर्स थे उनका मुझसे ये पूछना था कि आप अपनी बाइक की जो वो सिस्टम बनाए हो पीकेई सिस्टम, उसकी डायग्राम हमें दो। तो देखो गाइस, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने बहुत से यूट्यूब पे देखा होगा, जैसे बहुत से जो चैनल पे वो लोग क्या करते हैं कि आपको आर्डिनो पे बेस्ड करके सारे सिस्टम बनाते हैं, बहुत से सेंसर वगैरह को लगा के आर्डिनो से यूज़ करते हैं। बट मेरे बाइक में क्या है कि मेरे बाइक में जितनी भी इसकी आप ECU वगैरह देख पा रहे होंगे, चाहे हाई RPM लाइट से लेकर के इसकी बहुत से जो सिस्टम की ECU, वो सारे के सारे उनकी जो PCB बोर्ड है वो मैं ही खुद डिज़ाइन करता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स वगैरह लगेंगे, सारे उस तरह के खुद ही डिज़ाइन करके मैं बनाता हूँ। तो उसकी जो डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आर्डिनो जैसी सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स वगैरह सब लगते हैं वो अलग से सोल्ड करने पड़ते हैं, और वो जो है आपको बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है, वो आर्डिनो के तरह नहीं। क्योंकि मेरे बाइक में आपको किसी भी सिस्टम में मैंने आर्डिनो का बोर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है, इसकी जितनी भी सर्किटरिंग है मैंने वो खुद डिज़ाइन की है। गाइज़, अब मैं आपको अपनी बाइक की इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये देखो मेरी बाइक की इलेक्ट्रॉनिक मिरर है, और इसमें मैंने आपको 35 RPM के मोटर को यूज़ किया हुआ है। इसे वार्म गियर मोटर कहते हैं, फुली मेटल का आपको है। और इसे एक सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का आयरन का आपको ब्रैकेट बनाया हुआ है, जिसे मैंने यहाँ तक टाइट किया है। और इसे मैंने ऑपरेट करने के लिए, जैसे बहुत से लोग को डाउट लगता है कि मैंने इसमें कोई कार का सेंट्रल लॉकिंग या कार के ऑटो फोल्ड मिरर का यूनिट यूज़ किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी जो ECU है मैंने वो खुद डिज़ाइन की है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसकी कस्टम ECU है जिसे मैंने खुद से डिज़ाइन किया। और इस ECU की एक बहुत बड़ी खास बात है कि ये 0% पावर लॉस वाली ECU है। 0% पावर लॉस ECU का मतलब ये हो गया कि जब मैं बाइक की आपको इग्निशन बंद करता हूँ
तब बंद इग्निशन में ये बाइक की ज़रा सा भी पावर्ड बैटरी की नहीं कंज्यूम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से जो बाइक के सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, अगर आप उसे बाइक की बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और आप अपनी बाइक 2-3 दिन अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो बाइक की आपकी पूरी बैटरी ड्रेन कर देता है। बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं इसे अपनी बाइक के बैटरी पर डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ हूँ और इग्निशन ऑफ होने के बाद ये ज़रा सा भी बैटरी को कंज्यूम नहीं करता, और इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा स्विच भी नहीं लगाया कि बाइक की इग्निशन ऑफ करने के बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा स्विच बंद करना पड़े। और जैसा कि मैंने अपनी फुल रिव्यू वाले वीडियो में कहा था कि मैं इसकी प्रोडक्शन यूनिट लाने वाला हूँ, जिसके बाद आप इसे परचेज़ करके अपनी बाइक में लगा सकते हो। तो मैं इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका हूँ और अब मैं आपको वो मिरर दिखाता हूँ। तो ये एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसे मैंने अपने सब्सक्राइबर के ऑर्डर पे बनाया था। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है इसका ECU, जो कि ज़ीरो पावर लॉस वाले मेरे ECU की तरह है। और इसकी जो ये है आपको वायरिंग हार्नेस, जिसमें सारे कनेक्टर और स्विचेस वगैरह मैंने पहले से इंक्लूड किए हुए हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है इसका की फॉब, जो आप उसके मिरर्स को ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये है वो मोटर्स लेफ़्ट और राइट के। इसमें मैंने 35 RPM के आपको मोटर्स लगाए हुए हैं, गियर वर्म गियर टाइप के मोटर। और इसमें मिरर्स मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये इसके बुश है, गन मेटल की आपको बुश आती है इसमें। और ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये स्पेशली मॉडल आपको V1 के लिए और V2 और S के लिए सेम ही लगती है, क्योंकि उन सब में जो ये होल है आपको मिरर के, वो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो इसमें आपको करना है कि मिरर के होल के बीच में एक होल और आपको करना पड़ेगा 8 mm का, जैसे आपके देख पा रहे होगे इसमें से ये इसके मोटर के वायर गुजारने के लिए। फिर उसके बाद आपको अपने मिरर को हटा के इसे इंस्टॉल करना है और उसमें आपको बोल्ट से इसे टाइट कर देना है और इस वायर को भीतर से होते हुए बॉडी से ले जाना है। और ये आपको जो कनेक्टर है, ये 8 mm का एक कनेक्टर है, इसे उस होल के बीच में से गुजारना है, दोनों मिरर के होल से। तो एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड की वायर है। और ये है वो बाइक की मेरी बैटरी, बट मैं इस पर यूज़ करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये बैटरी अभी डाउन है। सो इसके जगह मैं ये अडेप्टर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आपको सेम 12 वोल्ट की अडेप्टर है, 1.5 एम्पियर की। सो ये बहुत ही कम वाट का अडेप्टर है। सो मेरी जो ये ECU है बहुत कम पावर पे काम करती है, और इसे हम लोग आज बाइक की इग्निशन की तरह यूज़ करेंगे, जो चाबी की तरह यूज़ होगी इस स्विच को। और इस स्विच के ये जो कनेक्टर की ये जो अडेप्टर है जहाँ पर ये कनेक्ट हुई है इसकी पॉजिटिव, इसे हम बैटरी की डायरेक्ट लाइन समझेंगे। और यहाँ से जो ये वायर आपको निकल रही है, इसे हम बाइक की जो इग्निशन स्विच के बाद की जो वायर है वो समझेंगे, एक्सेसरीज वाली। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट इसकी सारी इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ अब मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप प्लस माइनस का साइन देख रहे हो, ये हमारी बैटरी टर्मिनल आप मान लो, जो हमारी बैटरी की प्लस और माइनस की टर्मिनल है। और अब मैं इसकी आउटपुट आपको चेक करवा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे मल्टीमीटर में, तो यहाँ पे इसकी जो आउटपुट आ रही है वो 1.5 वोल्ट की आउटपुट आ रही है, जो कि हमारे बाइक की जो बैटरी की आउटपुट है उसके बराबर है। और अब इसके हम कनेक्शन करते हैं। जो ये रेड वाली वायर है वो हमारी बैटरी की प्लस टर्मिनल में डायरेक्ट जाके जुड़ेगी, यानी बैटरी की जो प्लस टर्मिनल की जो पोल होती है उस पर डायरेक्ट हमें इसे लगाना है। तो उसकी जो पोल पे आपको बोल्ट लगे रहते हैं, तो बोल्ट को खोल के इसे हमें लगा देना है। तो मैं आपको यहाँ सिंपली इसे आपको बस यहाँ पर आपको फंसा के इस तार में दिखा देता हूँ इस तरह से। तो देखिए इसमें आपको मैंने यहाँ पे फंसा इसे कनेक्ट कर दिया। सेकंड वाली जो ये वायर है, इसे हमें माइनस पोल में बैटरी के कनेक्ट करना है। तो ये जो वायर है इसे हमें माइनस पोल पे कनेक्ट कर दिया मैंने। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। और इसे कनेक्ट करने के बाद हमारी बैटरी की कनेक्शन कंप्लीट हो गई। अब बस हमें बाइक की जो इग्निशन स्विच है, जो हमारी ये इग्निशन स्विच है, इस पे कनेक्ट करना है, जो हमारी बाइक की चाबी होती है उस पर। तो इसकी जो ये वाली वायर है इग्निशन स्विच की आउटपुट वायर है। तो इस आउटपुट वायर में हमें इसकी ये जो सेंसर की वायर है इसे सेट करनी है। ये एक सिंगल वायर है। सो इसमें मैंने एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें वायर को कट नहीं करना पड़ता, वो सिंपली उसके ऊपर से लग जाता है। और अब हमें इसकी ECU को इंस्टॉल करनी है, इसकी वायरिंग करनी है ECU की। तो उसकी ECU की वायरिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे ये वाली जो कनेक्टर है वो ECU की मेन पावर की कनेक्टर है। सो हमें इसे इसमें लगा देना है इस तरह से। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो मिरर की जो लेफ़्ट और राइट मिरर की जो कनेक्टर है उसे हमें इसके लेफ़्ट और राइट वाले कनेक्टर में लगाना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये वाले कनेक्टर देख पा रहे होगे, ये आपकी इसकी लेफ़्ट की कनेक्टर हो गई और ये वाली जो वायर हो गई इसकी राइट की हो गई। तो दोनों में मैंने यहाँ पर आपको मार्कर से मार्क मार दिया है यहाँ के इसके ऊपर की तरफ, तो पहचानने में से आसानी होती है। और ये मैंने यहाँ पे इसका जो कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया। अब जो लास्ट कनेक्टर बचता है वो ये वाला कनेक्टर है, इसे हमें इसकी जो सेंसर है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और हमारी वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्विच है ये स्विच आपको बाइक के हैंडल बार पे लगती है, जिससे आप मिरर को व्हील राइडिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम बाइक की इग्निशन को ऑन करते हैं ये मिरर आपको अनफोल्ड हो जाते हैं।
और जैसे हम वापस से इग्निशन को चाबी को बंद करेंगे तो ये आपको मिरर वापस से फोल्ड हो जाएंगे। और अब मैं इस स्विच का काम बताता हूँ कि जैसे हम पहले मिरर को फोल्ड अनफोल्ड कर देते हैं। अब जब हम बाइक को राइड कर रहे होते हैं और मान लीजिए कहीं क्राउडेड एरिया में आ जाते हैं और मैं चाहते हैं कि मिरर को क्लोज़ करना, तो इस जब बटन को चला बाइक राइड करते हुए जब इसकी ऑफ की स्विच को दबाते हैं तो ये वापस से जो मिरर है आपको फोल्ड हो जाती है। और ये बहुत ही सिंपल है, इसे इंस्टॉल करने में किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब मैं आपको इसकी जो रिमोट फंक्शन है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये इसकी रिमोट है। अब रिमोट में हमें करना क्या करता है, सबसे पहले तो हमें बाइक की इग्निशन बंद करनी पड़ती है और इग्निशन बनने के बाद रिमोट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हम रिमोट का जो ए बटन अगर आपको दबाते हैं इस तरह से तो ये मिरर आपको अनफोल्ड हो जाती है। और वापस से जब बी को दबाएंगे तो वापस से मिरर आपको फोल्ड हो जाएगी। और अगर आपको ये रिमोट वाली फंक्शन आपको नहीं चाहिए, यूज़ में आपको नहीं लाना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सा स्विच लगाया हुआ है। सो अगर आप इस स्विच को यहाँ पर से अगर ऑफ़ कर दोगे तो आपकी रिमोट जो है वो काम नहीं करेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने जो इसकी स्विच को ऑफ़ कर दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ की रिमोट की फंक्शन आपको काम नहीं करेगी। और उसके बाद क्या है कि गाइज़ कि इसके अब मैं आपको ईसीयू के बारे में बताता हूँ, इसकी ईसीयू की खासियत। तो जो कि मैंने आपको बताया था 0% पावर लॉस वाली ईसीयू है। तो इस ईसीयू में जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एलईडी लाइट लगी हुई है ये तभी ग्लो होगी जब ये ऑपरेशन में रहेगा। जब जैसे कि अगर मैं यहाँ से मिरर को ऑपरेट करता हूँ तो जब ये लाइट ऑन रहेगी यानी तभी तक ये पावर जो है आपकी बैटरी का यूज़ कर रहा होगा। और जब वापस से जैसे ये एलईडी लाइट जब तक जल रही है तभी तक वो पावर यूज़ करेगा। जब बंद होने के बाद ये ज़ीरो पावर में आ जाता है, यानी कोई भी पावर यूज़ नहीं कर रहा है। चाहे बाइक 1 साल भी लगा के रख दो, ये बैटरी को 0% ड्रेन करेगा आपको। और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा से फ्यूज़ भी लगाया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ इस ईसीयू में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये फ्यूज़ ब्लोन हो जाएगा, जिसमें आपकी बाइक में शॉर्ट लगने का खतरा नहीं रहेगा। सो दोस्तों यही एकमात्र वो मॉडिफिकेशन है जो मैं आपके ऑर्डर पे आपको बना करके आपकी बाइक के लिए दे सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने अपनी बाइक की फ़र्स्ट मॉडिफिकेशन वाली वीडियो डाली थी तो बहुत से मेरे यूट्यूब के जो व्यूअर्स थे उन्हें ये वाली मॉडिफिकेशन मेरी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने मुझे बहुत ही इंसिस्ट किया था कि उन्हें अपनी बाइक के लिए इस टाइप की मिरर्स चाहिए। तो इस कारण से मैंने सोचा कि इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए। बट मेरी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, मैं आपसे खुद अपने फ्री टाइम में बनाता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एडवांस ऑर्डर पर इसे बनाता हूँ। और इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 6800 इसकी प्राइसिंग है। और इसके बारे में अगर और भी डिटेल आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। तो बहुत से लोग मुझसे इस हेड अप डिस्प्ले के कारण पूछते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो चलिए इसकी पहले स्टोरी में बता देता हूँ कि आप जो एक पिक देख रहे हो ये मेरी देखिए पहली हेड अप डिस्प्ले जो मैंने बाइक में लगाई थी। तो इसकी जो इंस्पायरेशन है वो मुझे आपको मिली थी डुकाटी डेवल से। उसमें मैंने सबसे पहले इस तरह का हेड अप डिस्प्ले देखा था, बट उसके हेड अप डिस्प्ले में इतने फीचर्स नहीं थे, वो सिर्फ गियर की पोजीशन और इंडिकेटर वगैरह दिखाता था। फिर उसके बाद मैंने डोमिनर में ऐसा चीज़ देखा कि डोमिनर में इस टाइप का हेड अप डिस्प्ले पहले अलग करके आता था, रूबी इंडिकेटर वगैरह कुछ साइंस दिखाता था। तो मैंने उसी टाइप का पहले अपनी बाइक के लिए बनाया था यहाँ पर। उसमें आपको डिजिटल क्लॉक मैंने एक लगाई थी और कुछ इन्फॉर्मेशन साइंस थे। डिजिटल क्लॉक था वो मैंने आपको ईबे से परचेज़ किया था और उसमें एक डिजिटल क्लॉक और साथ में थर्मामीटर था। वो आपको टेम्परेचर भी एम्बिएंट टेम्परेचर बताता ताकि आसपास की टेम्परेचर क्या है। बट कुछ दिन बाद में प्रॉब्लम ये होने लगी कि उसकी जो टेम्परेचर सेंसर है वो ख़राब हो गई किसी कारण से, और उसकी जो क्लॉक है वो भी काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसमें बैकलाइट भी था। और बैकलाइट की जो वोल्टेज थी वो ने से बैटरी से दी हुई थी कि बैटरी जो थी 1.5 वोल्ट पे उसकी ऑपरेट होती थी। तो अपनी बाइक पे मैंने एक डीसी टू डीसी आपको स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा के उसकी बैटरी की जो डिस्प्ले की एलईडी की पावर थी उस पर मैंने दी हुई थी। बट उसे प्रॉब्लम होने का फिर मैंने सोचा उसे हटाने का सोचा, फिर मैंने रिप्लेसमेंट सोचा था कि मैं क्या लगाऊं उसके जगह रिप्लेसमेंट में। तब मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसमें एक एंड्रॉयड फ़ोन सेट कर दूं जिसके कारण दिखने में अच्छा लगेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, क्लॉक के साथ साथ बहुत फीचर्स आ जाएंगे। तो फिर मैंने उसके बारे में सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं इसमें जो फ़ोन है वो छोटी फ़ोन लगाना चाह रहा था। तो बहुत खोजने के बाद रिसर्च करने के बाद मुझे जो फ़ोन मिला वो था गैलेक्सी पॉकेट नियो GT5 5310। और ये मॉडल जो आई वेरिएंट का मॉडल है जिसके लास्ट में GT5 5310 आई लगता है। तो इस फ़ोन का जो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आया था कि ये फ़ोन मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये जो फ़ोन था ये सैमसंग ने 2013 में लॉन्च किया था, क्योंकि अब इतने छोटे डिस्प्ले वाले फ़ोन नहीं आते। 2013 में लॉन्च किया था। मैं बड़ा डिस्प्ले लगाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले लगाने का प्रॉब्लम ये हो जा रहा था कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है फिर वो अच्छी नहीं लगती, फिर वो देखने में फिर जुगाड़ टाइप का लगने लगता है। क्योंकि इसके टैंक पे जो डिज़ाइनिंग है, जो ये लाइन आती है यहाँ से, वही लाइन पे मैं इसे बेस्ट करना चाहता था कि हर तरफ से आप देखिएगा तो एक सिंगल लाइन पर ही जाती है आपको, और बड़े डिस्प्ले लगाने की इसमें कोई जगह नहीं मुझे समझ में आया कि फिर अजीब टाइप का लगता है। इसलिए मैंने छोटा डिस्प्ले लगाने के बारे में सोचा। तो मेरे पास एक तो ये तो ऑप्शन था ही, एक आईफोन का भी ऑप्शन था। बट आईफोन में प्रॉब्लम ये होता है कि जो आप लोग सब जानते ही होंगे कि आईफोन का यूज़र इंटरफेस चेंज नहीं किया जाता है।
वो एप्पल के आप यूज़र इंटरफेस जरे से भी आपको कस्टमाइजेबल नहीं होते हैं ना उनके सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं आपको 4S के बारे में सोचा था, पर 4S भी मैं यूज़ नहीं कर सकता था। तब जब मैंने इस फ़ोन को यूज़ करने के सोचा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी। वो आपको 800 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर था और आपको 512 MB का इसमें रैम मिल रहा था, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्लो थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर था उसे रिमूव किया, और उसे हटाने के बाद मैं XDA डेवलपर से एक बेस एंड्रॉयड वर्ज़न लेके आया इस फ़ोन के लिए। वो था किटकैट का वर्ज़न था वो। उसे मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया, सारे के सारे यूज़र इंटरफेस वगैरह को सब अपने हिसाब से डिज़ाइन किया कि कैसा उसे दिखना चाहिए, क्या हुआ। तो वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था गाइस, उससे भी करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। और सिर का दर्द तो जो प्रोग्रामिंग होता है, अगर वो प्रोग्रामर भी जानते हैं वो कितनी सिर दर्द का काम होता है। अगर एक भी कोड गड़बड़ाता है तो पूरी की पूरी आपको वो समझिए प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाती है, फिर से आपको फिर से स्टार्ट से करना पड़ता है। तो उसे करने के बाद फाइनली मैं इसे करने में सक्सेस रहा, तब मैंने इस तरह का बनाया। और इसमें जो 2 एप्लीकेशन जो लोग मुझसे ज़्यादा पूछते हैं, एक है कि मैप के बारे में। तो मैप में तो गूगल मैप का मैंने एप्लीकेशन सिंपली इंस्टॉल किया, उससे अच्छा तो एप्लीकेशन कोई हो ही नहीं सकता है। और सेकंड जो इसकी जो कॉलिंग ऐप है, जो फ़ोन की जो कनेक्टिविटी वाली ऐप है, तो उसे मैंने, मेरे एक दोस्त था वो अपने कार के लिए एक एंड्रॉयड हेड यूनिट लेके आया था, तो उसके हेड यूनिट में वो कॉलिंग एप्लीकेशन थी, तो उससे वहाँ से मैंने उसे डंप किया था। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसके हेड यूनिट की जो डिस्प्ले थी वो बड़ी डिस्प्ले थी, उसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा थी, बाकी सब में ही रहती थी। तो मुझे उसके जो एप्लीकेशन का रिजोल्यूशन कम करना पड़ा, बाकी बहुत से उसमें टेक्निकल काम करने पड़े, कोडिंग को कुछ बदलना पड़ा, बाइनरीज चेंज करनी पड़ी, तब जा के इस फ़ोन के कैपेबल वो सॉफ्टवेयर बन पाया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद। और तब जाके मैं इसे यूज़ करने में सक्सेस रहा। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे पास भी कुछ सर्टेन मॉडल के फ़ोन है, हम भी चाहते हैं अपने बाइक के लिए इस तरह से लगाने के लिए, तो हम कैसे ये कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ सीखना है कि आप कैसे एक कस्टम फ्रेमवेयर बनाएं, तो आप सिंपली गूगल में, अगर आप यूट्यूब में आप सर्च करोगे कि हाउ टू मेक ए कस्टम फ्रेमवेयर, तो आपको वहाँ बहुत सी वीडियो मिलेगी। XDA डेवलपर के थ्रू भी बहुत सी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएगी, जहाँ से आपको नॉलेज होगा कि आप कैसे खुद की कस्टम आप बना सकते हो इस तरह की। और उसके बाद क्या है गाइस कि ये जो काम है, जो कस्टम फ्रेमवेयर बनाना, वो कोई आसान काम, ये मत समझना कि वो एक 10 मिनट की वीडियो में या आधे घंटे की वीडियो में मैं समझा पाऊँगा। अगर आप कोई एंड्रॉयड के एप्लीकेशन डेवलपर है, या आप फ़ोन को इस तरह के हैं, या फ़ोन को रूट करते हैं, नॉलेज है इसके सॉफ्टवेयर और डेवलपिंग के बारे में, तो आपको शायद सीखना आसान होगा। तब भी 2 से 3 महीने में आप आराम से सीख जाओगे उस चीज़ को। मगर आप बिल्कुल भी नए हो इस चीज़ में, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का या कुछ भी नहीं, आप सिर्फ प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना इतना ही तक जानते हो, तो आपको अच्छा मेहनत लग जाएगा गाइस। वो भी आपके सीखने पे डिपेंड करेगा, कितने दिन में उसे सीख पाते हो, या आपके माइंड कितने दिन में उस चीज़ों को अडेप्ट कर पाती है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बॉडी किट के बारे में, कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने बॉडी किट्स कैसे बनाए हैं, कहाँ से परचेज़ किए। देखिए, इसकी जितनी भी बॉडी किट है वो सारे के सारे मैंने खुद बनाए, खुद से ही डिज़ाइन किए। कहीं से आपको ये पूरे होल ओवर वर्ल्ड में ये आपको अवेलेबल नहीं होंगे ऐसे बॉडी किट। तो इसके लिए सबसे मैंने क्या किया, जैसे कि ये सीधे पार्ट जहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक्रिलिक शीट का यूज़ किया है। उसे एक्रिलिक शीट को इस हिसाब से काट के, जहाँ जहाँ ये इस तरह की बेंडिंग की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे मैंने अपने हीट गन से बेंड करके उसे बनाया है जैसे कि हिसाब से। और सेकेंडरी जब बात आती है इस तरह के मोटे के, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एमसिल का यूज़ किया है। एमसिल की जो डो टाइप की होती है, जैसे आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, उस डो को मिलाने के बाद बहुत ही अच्छी टाइप की आपको एक डो टाइप की बन जाती है आपको स्कल्प्ट करने के लिए। और उसे आप जैसा चाहते फिर वैसा स्कल्प्ट करके फिर अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से कर सकते हो। फिर वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी डिज़ाइनिंग उतारते हो, क्योंकि वो मैं समझा नहीं पाऊँगा आपको कि इसे कैसे करनी है। तो आपको खुद इस तरह से आपको सीखते सीखते आप खुद समझ जाओगे कि इसे किस हिसाब से आपको अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग बनानी है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इसकी बैटरी के बारे में। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि बाइक में आपने इतने सारे सिस्टम लगा रखे हैं पर इसकी जो बैटरी है उस पर लोड नहीं पड़ती है, आपने कौन सी बैटरी लगाई है। तो देखिए, इसकी जो सबसे पहले जो लोड नहीं पड़ने की बात है वो इसकी पीसीबी, जो ये जो मेन पीसीबी है वो सबसे मेन चीज़ है। वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो पावर कंजम्पशन वाला पीसीबी है जो मैंने डिज़ाइन किया है, कि वो फालतू ज़रा सा भी एक्स्ट्रा उसमें कोई ऐसे कंपोनेंट जो इसकी जो पावर को वो बर्न करते हैं। प्लस उसके साथ क्या है कि जो बैटरी मैंने थोड़ी सी बड़ी लगाई है। बैटरी जो मैंने यूज़ किया हुआ आपको 12 वोल्ट का, ये वाला आपको 5 Ah का एमरॉन का बैटरी यूज़ किया है। इससे पहले मेरी इसमें एक्साइड की बैटरी लग के आ रही थी, पर उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी एक्साइड वाले बैटरी में कि वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती थी। अगर मैं बाइक नॉर्मली भी, जैसे मैं सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे लगा के रखा है, तो नॉर्मली भी अगर मैं सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के बाद बाइक को अगर कुछ दिन छोड़ भी देता था, तो बैटरी मेरी बाइक की अचानक से वो डाउन होने लगती थी, मतलब कि स्टार्टिंग होने में दिक्कत होती थी। तो जब से मैंने इस एमरॉन पे स्विच किया है, तो आज इस बैटरी को मुझे कम से कम 3 साल हो गए लगाए हुए, लेकिन बैटरी मेरी बहुत ही अच्छी वर्क करती है। मेरी बाइक इवन इतनी दिन तक रखी रहती है, पूरी धूल खाती रहती है। तो जब भी मैं एक सेल्फ लेता हूँ, बस फटाक से मेरी बाइक स्टार्ट हो जाती है।
और लोगों ने मुझसे पूछा इसके एयर फ़िल्टर के बारे में कि मैंने इसके एयर फ़िल्टर में क्या किया है। तो देखिएगा, इसकी जो एयर फ़िल्टर है उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए आप एक कवर टाइप की मैंने यहाँ प्लास्टिक की लगा दी। इसमें कैनन की एयर फ़िल्टर लगी हुई है और प्लास्टिक की इस तरह से मैंने यहाँ पे कवर आपको लगाई हुई है, ये देख पा रहे हो जैसे आप। उसके तक जाली लगा दी। जाली के कारण ये है कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि चूहे घुस जाते हैं दोस्तों, और चूहे घुसने के बाद एयर फ़िल्टर को काट के वो अंदर इंजन के पास पहुँच जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस कारण से मैंने क्या किया, सब जाली लगाने से चूहे नहीं जा सकते। और कवर लगाने से खासियत क्या हो गया कि इसकी जो जब बाइक आगे की तरफ चलती है तो यहाँ से जब ये एयर अंदर से सक करता है तो आपको उस कवर के कारण क्या होता है कि गंदे एयर डायरेक्ट बाइक के इंजन उस पर नहीं जाते, कि कंपनी से भी कवर लग के आती है। प्लस जो इसके फ़िल्टर है, फ़िल्टर के ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कवर लगाया हुआ वाइट कलर का। और इसे लगाने का कारण क्या है कि जब बाइक बहुत दिन तक रखी रहती है तो जो डस्ट है वो फ़िल्टर के ऊपर जमा नहीं होते। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भी डस्ट यहाँ पे आपको लगे हुए हैं, तो डस्ट फ़िल्टर के ऊपर आपको जमा नहीं होती है। सो इससे क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम आप बाइक स्टार्ट करते हो तो वो डस्ट आपको सीधा उड़ करके सीधा फ़िल्टर सक नहीं करता है, वो सीधा हिल जाता है एक तरह से फ़िल्टर, और डस्ट इधर उधर आपको हो जाती है, फिर आपकी फ़िल्टर जो डस्ट को सक नहीं कर पाता है। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताना। और अगर मुझसे कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो उसके बारे में आप वहाँ पे ज़रूर लिखना, तो हो सकता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। और मैंने जो आपको एक मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में जो एक इश्यू दिखाया जिसे इंस्टॉल करने के बारे में आपको बता रहा था, उसकी मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं जल्द से जल्द उसकी वीडियो लाने वाला हूँ, यानी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसी पर आने वाली है। कोशिश करूँगा उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड करने की। सो गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और उस बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि उस बेल आइकन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा मुझे पड़ती है, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ है थोड़े लेट से आते हैं गाइज़। क्योंकि आप लोगों ने जैसे देखा जो मेरी वीडियोज़ है उन पर DIY वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, और इस कारण से बहुत टाइम लगता है उन सब सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। और गाइज़ चलिए, अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।